नमस्कार बच्चों। हमारा तीसरा लेसन चालू हो रहा है। छठा लेसन का तीसरा सेशन चालू हो रहा है, जिसमें हमने आगे के 2 सेशन में बाजार के अर्थ, बाजार की परिभाषा के बारे में समझा, उसके लक्षण के बारे में समझा, फिर बाजार के वर्गीकरण के बारे में समझा। और उसमें हमने 2 प्रकार समझे थे वर्गीकरण के, कि स्थान पर आधारित और जत्थे के आधारित। अब हमें स्पर्धा के बारे में पढ़ना है। तो स्पर्धा क्या है? एक दूसरे के बीच में स्पर्धा होना। ऐसे स्पर्धा के आधारित 2 प्रकार हमको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्ण स्पर्धा और अपूर्ण स्पर्धा। जैसे अपूर्ण स्पर्धा में 3 प्रकार और दिए गए हैं, बराबर। वो आपके लास्ट सेशन में भी आपको मैप पे नक्शा बना के मैंने दिखाया था। अब पूर्ण स्पर्धा एक ऐसा बाजार, आदर्श बाजार, कि वो आदर्श बाजार है पर वो सैद्धांतिक बनकर रह गए, बस खाली बोलने तक के, निशानों के तक। अब उसके बारे में 2 अर्थशास्त्री ने हमें परिभाषा दी है कि पूर्ण स्पर्धा वहाँ अस्तित्व में आती है जहाँ पर उत्पादक की उत्पादित वस्तु की मांग संपूर्ण मूल्य सापेक्ष होती हो। आपने आगे एक लेसन पढ़ चुके हो, मांग वाला लेसन, जिसमें मूल्य सापेक्षता के प्रकार आपने सीखे होंगे कि 5 प्रकार है मूल्य सापेक्षता में, जिसमें मांग की मूल्य सापेक्ष संपूर्ण मूल्य सापेक्षता की परिभाषा क्या है कि वस्तु की कीमत में अल्प परिवर्तन करने से वस्तु की मांग अमर्यादित परिवर्तन, उसको संपूर्ण मूल्य मांग कही जाती है। तो अमर्यादित परिवर्तन, वस्तु की मांग में अमर्यादित परिवर्तन हो, ऐसी संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग कही जाती है। तो पूर्ण स्पर्धा में वस्तु में थोड़ा सा भी तो उसकी मांग में कोई परिवर्तन होता नहीं है। पूर्ण स्पर्धा एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जो ये लेफ्टविच के मत अनुसार कही जाती है, कि जहाँ पर बाजार कीमत को प्रभावित कर सके इतनी बड़ी इकाई समस्त बाजार में न होने के कारण बहुत इकाई समगुणधर्मी वस्तु की विक्रय। अब समगुणधर्मी, एक दुकान पर जो सामान है वही सामान दूसरी जगह पर मिलता है, उसकी कीमत भी कैसी है? समान। तो कि बहुत सी इकाई समगुणधर्मी वस्तु को विक्रय करती है, यानी समस्त बाजार ना होने के कारण ऐसा जरूरी नहीं कि दुकान में ही मिले, कोई ऐसी जगह पर उसके गुण कैसे होने चाहिए? समान। अब उसके लक्षण पढ़ने हैं हमें। उसके लक्षण 6 है, आपके सेशन में भी देखो, स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। बाजार के वर्गीकरण, जिसमें पूर्ण स्पर्धा के लक्षण है, जिसमें पूर्ण स्पर्धा का पहला लक्षण है असंख्य क्रेता विक्रेता, दूसरा है समगुणधर्मी वस्तु, तीसरा है इकाई का मुक्त आगमन, चौथा है बाजार की संपूर्ण जानकारी, पांचवा है उत्पादन की साधन की संपूर्ण से गतिशील, और पांचवा है परिवहन खर्च का अभाव। अब ये सब एक एक करके हमें समझना है। असंख्य क्रेता और विक्रेता का अर्थ क्या? असंख्य खरीदनार और बेचनार बहुत है, बराबर। तो हमारा पहला ही समझा है कि पूर्ण स्पर्धा, एक पॉइंट पर टिक कर देना, पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार एक आदर्श बाजार है। एमसीक्यू में आता है कि पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार प्राथमिक शर्त होती है कि असंख्य क्रेता एवं विक्रेता, अर्थात इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेता अगिनत, गिने होते नहीं, अधिक होते हैं, ऐसे 50 भी हो, 500 भी हो, लाखों इत्यादि। इस बाजार में असंख्य विक्रेता में कई एक कोई विक्रेता बाजार की आपूर्ति का बहुत थोड़ा हिस्सा बाजार में बेचता है, जिससे संपूर्ण बाजार की आपूर्ति नियंत्रित रखने के संभव नहीं होता, जिसकी वजह से बाजार कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण स्वरूप, गेहूं के खेत में गेहूं का उत्पादन बढ़े या घटे, उसके बावजूद गेहूं के कुल जत्थे पर असर नहीं पड़ता। उसकी कीमत कैसी होती है? समान। किसी को 5 किलो लेना है, किसी को 2 किलो लेना है, पर उसकी कीमत समान, उसका बढ़े घटे कोई फर्क पड़ता नहीं। मैंने आपको मूल्य सापेक्ष का अर्थ समझाया कि उसके अमर्यादित, उसकी वस्तु में अमर्यादित परिवर्तन हो। और जिसी प्रकार त्योहारों के उपयोग में ली गई छोटे छोटे बल्बों की हार माला, कि कोई एक बल्ब न जले तो उसके प्रकाश का प्रकाशित के मूल्य प्रभाव पर नहीं पड़ता।
ठीक उसी तरह विक्रेता इस बाजार का एक छोटा सा हिस्सा होने के कारण वो वस्तु की कीमत में अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी कीमत समान है। इसी प्रकार क्रेता की असंख्य होने के कारण विक्रेता तरह से वस्तु की बाजार की मांग पर द्वारा प्रभाव नहीं डाल सकता। इसीलिए इस प्रकार के बाजार में वस्तु की कीमत स्वतंत्र रूप से बाजार में परिबलों अथवा मांग और पूर्ति द्वारा निश्चित की जाती है। मांग और पूर्ति की परिभाषा सबको पता है कि निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर जो व्यक्ति वस्तु बेचने की इच्छा या तत्परता दर्शाता हो वो मांग है। उससे उल्टा कि पूर्ण स्पर्धा में पूर्ति में क्या होता है, बेचने की तैयारी दर्शाता हो वह। अब इसी प्रकार पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में वस्तु की कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति द्वारा निश्चित होने के कारण विक्रेता बाजार में से प्राइस टेकर अथवा कीमत स्वीकार करने वाला, क्योंकि उसकी कीमत निश्चित होती। पर निश्चित कैसे होती है? व्यापारी यानी खरीदनार और बेचनार दोनों निश्चित होकर वस्तु की कीमत निश्चित होती है। वो ध्यान रखना कि कीमत कैसे वस्तु की निश्चित होती है। अब हमें उसके दूसरा पॉइंट है समगुण धर्मी। समगुण जो अब देखो अर्थ में समझ में समगुण धर्मी, सम એટલે समान, गुणधर्म उसमें रहे हुए पदार्थ, उसमें जो संतुष्ट प्राप्त करने वाली शक्तियाँ, उसका रंग रूप स्वाद इत्यादि वस्तु कैसा है, समान, एक दुकान के पास और दूसरी दुकान को व्यापारियों के पास भी। अब उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अब पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में दूसरी महत्वपूर्ण चीज वस्तु समगुण धर्मी वस्तु अस्तित्व में आती है। समगुण धर्मी वस्तु अर्थात रूप, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, रूप रंग गंध कद स्वाद आकार वजन गुणवत्ता इत्यादि जैसी बातों में एक समान होती है। सभी वस्तु एक जैसी होने से उसके एक रूप समगुण रूपी एक सरखी वस्तु को रूप जाना जाता है और उसी कारण बाजार में सभी वस्तुएं एक दूसरे के प्रतिस्थापन यानी उसके साथ जुड़ी हुई। इसी बाजार में वस्तु समगुण धर्मी होने से उत्पादक अथवा विक्रेता अपनी वस्तु तो अलग अलग कीमत नहीं ले सकते, जबकि क्रेता और समगुण धर्मी वस्तु के कारण एवं उसके साम्यता होने के कारण साम्यता यानी समान अलग अलग कीमत चुकाने के लिए तैयार होती है। इसलिए इस बाजार में वस्तु की कीमत जैसी देखने को मिलती है। तीसरा कारण है इकाइयों का मुक्त आगमन। देखो इकाई यानी जो वस्तु का उत्पादन वो और मुक्त आगमन એટલે आ जा सकता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। प्रवेश करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है तो आके अपना उद्योग स्थापित पूर्ण स्पर्धा में बैठ सकता है। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण इकाई का मुक्त आगमन है। यह इकाई को मुक्त आगमन अर्थ इकाई को उद्योग जगत में बिना किसी नियंत्रण के प्रवेश के एवं निकास का होना, जबकि कोई उद्योग असामान्य मुनाफे की स्थिति में हो। असामान्य यानी कि सबको थोड़ा सा मुनाफा, ऐसी जरूरी नहीं है कि हर एक वस्तु में मुनाफा प्राप्त हो, तो मुनाफा प्राप्त हो। इसी प्रकार बाजार के आगमन में किसी प्रकार का प्रतिबंध होता नहीं है। चलो आगे। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में इकाई का मुक्त आगमन सिर्फ अल्पकालीन यानी कम समय, अर्थात इकाई का अल्पकाल उद्योग जगत में लाभ आकर्षित होकर प्रवेश करता है अथवा घाटा होने के कारण इकाई उद्योग जगत छोड़ भी जाए, जो उसे मुनाफा प्राप्त ना हो तो अपना उद्योग बंद कर सकता है। जब पूर्ण स्पर्धा में वाले बाजार में सामान्य लाभ की स्थिति हासिल करता हो तभी इकाई का उद्योग जगत में आवागमन अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि जब उद्योग सामान्य स्थिति से पहुंचता है तब इकाई का इसी उद्योग जगत में प्रवेश हेतु आकर्षक खत्म हो जाता है और इसे इकाई उद्योग जगत में प्रवेश बंद कर देती है। और इसी प्रकार उद्योग सामान्य लाभ की स्थिति यदि कोई इकाई घाटा न करे तो वो उद्योग जगत छोड़ देता है। अब बाजार की संपूर्ण जानकारी। चौथा कारण हमने बाजार के लक्षण में छेल्ला पॉइंट पढ़ा था कि खरीदनार और बेचनार सब ध्यान रखते हैं कि बाजार में कौन सी वस्तु आई, बाजार में कौन सी वस्तु की मांग है, उसकी कीमत क्या है इत्यादि। कि पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादक और विक्रेता एवं क्रेता बाजार का संपूर्ण
संबंध है कि अर्थात वस्तु की वर्तमान कीमत, वस्तु की उपलब्धि इत्यादि के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादक व्यापारी अन्य उत्पादकों एवं व्यापारियों को किसी कीमत पर वस्तु बेचते हैं। प्रतिस्थापन या पूरक वस्तु किस गुणवत्ता पर बेचते, पूरक वस्तु उसके साथ जुड़ी हुई वस्तु या और इस इत्यादि जानकारी प्राप्त होती है। इसे समगुणधर्मी वस्तु रखने वाला कोई एक उत्पादक या व्यापारी बाजार में कीमत लेकर भेदभाव सर्जित यानी क्या? देखो, हमने आगे के पॉइंट में एक प्रश्न समझा था, उसकी परिभाषा में आपको एक बार बोल दूं कि असामान्य मुनाफा क्या है कि एकाधिकार वाले बाजार में वस्तु की कीमत निश्चित उत्पादक या विक्रेता करता है, इसलिए स्पर्धा का तत्व देखने को नहीं मिलता और इसीलिए एकाधिकार वाला उत्पादक या विक्रेता इसके अवसर सभी लाभ लेकर एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग वसूल करता है, जिससे उसको भेदभाव युक्त कहते हैं। और असामान्य मुनाफा यानी एकाधिकार बाजार में वस्तु की कीमत निश्चित उत्पादक या विक्रेता करता है, अन्य इकाई प्रवेश पर प्रतिबंध होता है और इसीलिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन समय में भी स्पर्धा के अभाव और गुणवत्ता के लिए असामान्य लाभ या मुनाफा प्राप्त करता है। और इसी प्रकार क्रेता और विक्रेता उत्पादन के बाजार में संपूर्ण जानकारी होने से बाजार का एक समान कीमत प्रवर्तित होती है, जिसके कारण इसे मांग रेखा संपूर्ण मूल्य सापेक्ष होती है। अब हमारा पांचवा कारण है उत्पादन के साधन के संपूर्ण रूप से गतिशील। हमारे चार साधन है भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक, कि चारों साधन गतिशील यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जमीन तो जा सकती नहीं, पर उसको बेचकर वही मुद्रा को लेकर दूसरी जगह हम कर सकते हैं। तो पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादन के चार साधन भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक संपूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। तो उत्पादन के इन साधन भौगोलिक, व्यावसायिक एवं उपयोग की दृष्टि से संपूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उसी प्रकार साधन का मुआवजा भी समान है। आगे एक लेसन आएगा राष्ट्रीय आय, उसमें हमारे साधन के बारे में थोड़ी चर्चा करनी है कि भूमि के बदले में हमें किराया प्राप्त होता है, पूंजी के बदले हमें उनको ब्याज देना पड़ता है, श्रम के बदले हमें वेतन देना पड़ता है और नियोजक को लाभ प्राप्त होता है। वो चारों साधन गतिशील है। ऐसे भूमि पूंजी या भूमि यानी जमीन होती है, पर जमीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते नहीं है, पर उसको बेचकर वही पैसों से दूसरी जगह उद्योग या फैक्ट्री या इत्यादि वस्तु उत्पादन कर सकते है। तो पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में वस्तु की कीमत एक समान होती है। परिभाषा फिर से रिपीट हो रही है, क्योंकि उत्पादन के साधन संपूर्ण गतिशील होने से साधन कम मुआवजे में अधिक मुआवजे की तरह स्थानांतरित होते हैं और बार बार स्थानांतर टालने के लिए इकाई का एक समान मुआवजा देने को मजबूर होती है। और अब लास्ट है परिवहन खर्च का अभाव। यानी पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में असंख्य क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, पर पूर्ण स्पर्धा में विश्लेषण से बाजार में परिवहन खर्च कुल खर्च के बहुत कम हिस्सा होने के कारण जिससे परिवहन खर्च शून्य आता है। वहाँ पर अंडरलाइन कर देना, पूर्ण स्पर्धा में परिवहन खर्च शून्य आता है। इसीलिए बाजार के महत्वपूर्ण लक्षण के परिवहन खर्च का अभाव है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरा एकाधिकार युक्त स्पर्धा के लक्षण। दोनों समान है, इसलिए ऐसे एकाधिकार आता है, पर हमने एकाधिकार युक्त करा है क्योंकि दोनों के पॉइंट समान है, तो आपको समझने में समान रहे कि वास्तविक बाजार में तो न पूर्ण स्पर्धा देखने को मिलती है और न पूर्ण एकाधिकार देखने को मिलती है। एकाधिकार यानी एक व्यक्ति का अधिकार, उस पर निर्णय लेने का अधिकार वही करता है, कीमत निश्चित करने का अधिकार भी वही करता है। दोनों का सहअस्तित्व पाया जाता है, अथवा थोड़ा एकाधिकार थोड़ी स्पर्धा होती है, जिसे एकाधिकार युक्त स्पर्धा
कही जाती है। और चैम्बरलिन ने पूर्ण स्पर्धा एक एवी पूर्ण एकाधिकार न हो परंतु दोनों, वहाँ पर परिभाषा समझना, पूर्ण स्पर्धा एवं पूर्ण एकाधिकार न हो परंतु दोनों का सह अस्तित्व हो, ऐसी बाजार को एकाधिकारयुक्त बाजार कहते हैं। उसके लक्षण हमें समझने हैं कि असंख्य क्रेता एवं बड़ी संख्या में विक्रेता। अब देखो, असंख्य क्रेता, खरीददार बहुत है, बड़ी संख्या में विक्रेता भी हैं। तो पूर्ण स्पर्धा में असंख्य उत्पादक या विक्रेता होते हैं, एकाधिकार एक ही उत्पादक का विक्रेता होता है, जबकि एकाधिकारयुक्त स्पर्धा में बड़ी संख्या में उत्पादक और विक्रेता होते हैं। इसका मतलब एकाधिकारयुक्त स्पर्धा में उत्पादन या विक्रेता बहुत कम या बहुत अधिक नहीं बल्कि बड़ी संख्या में होते हैं, जिसे एकाधिकारयुक्त स्पर्धा कही जाती है बड़े पैमाने पर। अब जब क्रेता और असंख्य इस बाजार में असंख्य होती है तो बाजार में व्यक्तिगत स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाता। और वस्तु की भिन्नता यानी अलग अलग। अब वस्तु भिन्नता एकाधिकारयुक्त स्पर्धा का एक विशेष लक्षण है। और वस्तु भिन्नता अर्थात एक हो और वस्तु अन्य वस्तु स्वरूप में गुणधर्म या गुणवत्ता भिन्न दिखाई हो, हमें उसमें क्या था, समान वस्तु, उसकी गुण समगुणधर्मी। अब इस बाजार में उत्पादक, इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट सामने रखा जिसको आपको समझने में आसानी रहे। समगुणधर्मी एक समान न होने से उसका मामूली अंतर होता है और इसी बाजार में वस्तु का रंग, रूप, गंध, कद, स्वाद, आकार, वजन, गुणवत्ता इत्यादि मामूली अंतर होने के कारण वह समगुणधर्मी या एक समान वस्तु नहीं होती। पूर्ण स्पर्धा में कैसा होता है, समान। अब इकाइयों का मुक्त आवागमन, उसमें भी हम क्या था, इकाइयों का मुक्त आवागमन था, इसमें भी ऐसा है। एकाधिकारयुक्त स्पर्धा वाले बाजार में इकाई के मुक्त आवागमन अर्थ होता है औद्योगिक क्षेत्र में बिना नियंत्रण से इकाई को प्रवेश और निर्गमन है। जब कोई एक उद्योग असामान्य लाभ की स्थिति में है तब उस लाभ को आकर्षित होकर इकाई को मुक्त रूप से उद्योग में प्रवेश करता है। और यदि किसी उद्योग में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो तो इसे इकाई घाटे के कारण उद्योग छोड़कर चला जाता है, अर्थात इकाई का आगमन पर प्रतिबंध नहीं होता। एकाधिकारयुक्त स्पर्धा में इकाई के आगमन सिर्फ अल्पकाल यानी कम समय का दिखाई देता है, अर्थात जो इकाई अल्पकाल के उद्योग से लाभ द्वारा आकर्षित होकर प्रवेश करती है अथवा घाटे का कारण निकास करती है वह दीर्घकाल एवं एकाधिकारयुक्त स्पर्धा वाले बाजार में सामान्य लाभ से स्थित है, हासिल होती है। और जब उद्योग सामान्य लाभ की स्थिति पर पहुंचता है तब ऐसे उद्योग कोई उसका घाटा न करते उद्योग छोड़कर नहीं जाता है। अब आता है हमारा विक्रय खर्च। विक्रय यानी जो वस्तु उत्पादन करते हैं वो ग्राहक तक पहुंचता है, उसके पीछे होने वाला खर्च। परिभाषा आती है विक्रय खर्च अर्थात क्या, कि वस्तु को बेचने के लिए किया गया खर्च। यानी विक्रय खर्च में वस्तु को आकर्षित एवं उपयोगी पैकिंग, क्या क्या होता है ध्यान रखना, उपयोगी पैकिंग, परिवहन खर्च, विक्रय कर, थोक व्यापार, ये सब हम आगे पढ़ चुके हैं। चुकाई गई खास रकम, शोरूम और सेल्समैन के पीछे किए गए खर्च, विक्रेता हेतु दी गई कीमत में कुछ छूट, इनाम, भेंट एवं सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन खर्च इत्यादि का समावेश होता है। इसी प्रकार विक्रय खर्च या उत्पादन खर्च का भाग नहीं होता। अब एकाधिकारयुक्त स्पर्धा में विक्रय खर्च एक विशेष लक्षण है। ये लक्षण पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में देखने को नहीं मिलता और इसमें बड़ी संख्या में भी स्पर्धा होने के कारण उत्पादक और व्यापार क्रेता आकर्षित करने के उद्देश्य से खर्च करती है। हम कोई वस्तु खरीदते तो उसके पीछे ऐसा बोल दे कि ये कोई चाय का पैकेट है तो उसके पीछे एक कप फ्री दिया जाता है और फ्री के लाभ से व्यक्ति क्या करता है, आकर्षित है और वो हम क्या करते हैं, वस्तु खरीद। हम अभी पढ़ते हैं तो हमको नोट्सबुक की ज़रूरत है, नोटबुक के ऊपर ऐसा बोल दे कि कंपास फ्री दिया जाएगा, एक पाउच फ्री दिया जाए तो हम क्या, अच्छा चलो खरीद लेते हैं, नोट के ऊपर ही कंपास तो आएगा। पर हकीकत में क्या होता है, वही वस्तु की कीमत उसमें समावित की जाती है। इससे उपरांत वस्तु विक्रय के बाद विविध गुणवत्ता सेवा देकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और इसी बिन कीमत स्पर्धात्मक लक्षण इस बात दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण आपको दे तो अगस्त महीने में सेल आता है कम कीमत में, अथवा एक के साथ एक फ्री, बराबर आप देखते होंगे।
तो ये सब क्या है, एक तो उसका लाभ क्या होता है कि वही मूल कीमत पे वो वस्तु बेच दी जाए, पर वो विक्रय हो जाए और ग्राहक तक पहुँचे और ग्राहक को ऐसा लगे कि सेल का नाम सुन के उनको कम कीमत में प्राप्त हो और उनका पुराना स्टॉक भी निकल जाए। कीमत के अतिरिक्त तीसरा कारण हमारा है कीमत के अतिरिक्त स्पर्धा कि एकाधिकार बाजार में कीमत स्पर्धा के साथ बिना कीमत वाली स्पर्धा भी देखने को मिलती है। इसमें बाजार के उत्पादन एवं विक्रेता वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए वस्तु की कीमत स्थिर रखकर वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन करते अथवा विज्ञापन यानी जाहिरात करना कि क्रेताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और इसे वस्तु विक्रय के बाद विविध गुणवत्ता सेवाएं देकर ग्राहक को आकर्षित करते हैं और बिन कीमत स्पर्धा वाले लक्षण दिखते हैं। अब बाजार का अपूर्ण ज्ञान, छठा कारण लास्ट। इस बाजार में वस्तु के विक्रेता और क्रेता बाजार के संबंधित संपूर्ण जानकारी नहीं होती। हम लोग ने क्या अपूर्ण स्पर्धा में क्या खरीदना और बेचना यानी जो वस्तु बाजार में आने उनकी कीमत सबको पता होती है और इसी बाजार में वस्तु विक्रेता और क्रेता बाजार में संपूर्ण जानकारी नहीं होती और नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तु की गुणवत्ता को अवगत नहीं करते, जिसे इसी प्रकार के बाजार के एक समान उपयोग के आने वाली नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत ऊंची अथवा नीची होती है और इसी बाजार में नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत एक समान नहीं होती। अतः एक बाजार और जहाँ पर नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तु उत्पादन एवं विक्रय करने वाली इकाई बड़ी संख्या में है और उनको विक्रय खर्च के माध्यम से वस्तु की एक अलग अलग पहचान बनाकर एकाधिकार वाली स्थिति निर्माण करते हैं और उससे इकाई के बीच स्पर्धा होती है और एकाधिकार स्पर्धा का निर्माण होता है। बच्चों यहाँ पर इसके बाद अभी दो प्रश्न हमें समझने हैं, एकाधिकार और अल्पहस्तक एकाधिकार। दो प्रश्न इसके बाद वाले सेशन में। तब तक आप ये सब पॉइंट याद रखना है और ये लिख